हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम फिजिक्स को की कंटिन्यूस में जो सीरीज चल रही है उनको स्टार्ट करेंगे आज। लास्ट टॉपिक हमने किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो, डी ब्रोगली अभिकल्पना। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, कल वाला एक बार थोड़ा सा तो देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोला था डी ब्रोगली ने, थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे ताकि आज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ही जस्टिफिकेशन करना है, उसके लिए थोड़ा सा बैक क्लासेस में चलते हैं। तो डी ब्रोगली ने हमें दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो दिए थे मैटर पार्टिकल्स और दूसरी दी थी मैटर वेव्स। मैटर कण यानी कि द्रव्य कण क्या होते हैं और द्रव्य तरंगे क्या होती है। इसके लिए डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जिस तरह लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है उसी तरह कण की भी दो ही प्रकृति होनी चाहिए, एक तरंग और दूसरा कण जो है ही। तो इसी के बेस पे उसने कहा था कि मैटर पार्टिकल से द्रव्य कण क्या होते हैं, कम द्रव्यमान वाले कणों को द्रव्य कण कहा बोला था और कम द्रव्यमान वाले गतिशील कणों से जो तरंगे उत्पन्न होती है उसको बोला था द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। और इसने कैसे इस चीज को प्रूव किया था कि कण की द्वैत प्रकृति होती है, तो वो इस एक्सप्रेशन से प्रूव किया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, वेयर लैम्डा वी नो कि वो वेव फंक्शन होता है। अगर वेव फंक्शन है तो मतलब किसी तरंग का ही होगा, और p क्या होता है, संवेग होता है, रैखिक संवेग p इज इक्वल्स टू एम वी, और वो किस चीज का होता है, सिर्फ एक कण का। तो यहाँ से पता चला था कि कण की द्वैत प्रकृति होती है, जहाँ h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इतना डी ब्रोगली। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जस्टिफिकेशन कैसे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू से ये समझना कि जो डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकल बातें बोली थी कि द्रव्य कण होंगे और द्रव्य कण से द्रव्य तरंगे निकलेंगे और द्रव्य तरंगों के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी निकलेगा। ठीक है, और अपने को पता है एक एक्सप्रेशन हम कल और कर चुके थे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 m e इंटू वी, है ना, जिसमें हमने क्या किया था, ईवी जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल था। और जब इसको हमने सॉल्व किया था आगे तो 2 वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, इससे अपनों ने लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाला था ना एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का अभिकल्पना का सत्यापन, जिसके लिए हमारे पास 3-4 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक है जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट, एक है जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, एक है इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर तीनों में देखा जाए तो एक ही मेनली आता है, वो होता है जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम्स में। ठीक है, पहले जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट करते हैं। जर्मर डेविसन प्रयोग। देखो जर्मर डेविसन प्रयोग कैसे था, अभी मैं इसको करता हूँ। जर्मर डेविसन एक प्रयोग क्या है, अपनों ने क्या देखा था कि द्रव्य कण क्या थे, कम द्रव्यमान वाले कण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और सो और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो उसी चीज के लिए जर्मर डेविसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जर्मर डेविसन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ले ली। इलेक्ट्रॉन गन हमें पता है क्या होती है, जिससे नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन का एक पतला सा पुंज मिलता है। और उसने क्या किया, इस मान लिया कि इसमें से क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गन से। और इसने आगे क्या किया, एक निकल क्रिस्टल ले लिया। वहां पे क्या हो रहा था, देखो एक तरीके से हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या देखना, क्या इलेक्ट्रॉन एक कण है और कण से संबद्ध एक तरंग होती है, जो डी ब्रोगली ने बोला। तो मतलब इलेक्ट्रॉन से जो तरंग बनेगी उसको ही अपने को अभी स्टडी करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब ये चीज तो प्रूफ होगी, डी ब्रोगली ने जो कहा था कि पार्टिकल की डुअल नेचर होती है, कण की द्वैत प्रकृति होगी। द्वैत प्रकृति कैसे होगी, कण तो है ही है और उसके साथ साथ अगर वो तरंग भी शो कर दे तो उसकी द्वैत प्रकृति हो जाएगी। इसी को शो करने के लिए जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गन ली और इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या पता, अपने को क्या पता है, एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है,
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का पुंज। अब इसको नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, दो स्लिट्स लगा दी, एक स्लिट ले ली S1 और एक ले ली S2। इलेक्ट्रॉन गन ऐसी होती है ना जिसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और उसको जैसे थर्मल एनर्जी देते हैं तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अप्लाइड बैटरी होती है उसकी वोल्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते होते हैं ना। आपने इलेक्ट्रॉन गन बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको इलेक्ट्रॉन गन आता है, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन से क्या हुआ, नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला और उसको नैरो करने के लिए, मतलब उसको उसकी चौड़ाई को कम करने के लिए दो स्लिट्स लगा दी ताकि वो स्लिट्स में से पास आउट होगा तो अपने आप ही इस गन की क्या हो जाएगी, जो बीम होगा वो नैरो हो जाएगा। अब देखो निकल क्रिस्टल क्यों लिया, निकल क्रिस्टल लेने का रीजन ये था कि अगर जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे ना तो क्रिस्टल क्या होगा, हटेगा नहीं, क्रिस्टल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसीलिए निकल क्रिस्टल थोड़ा हैवी एटम लिया। फिर इसने क्या देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराएगा बीम, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो स्कैटर्ड हो जाएगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। अब इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को क्या किया, डिटेक्टर के थ्रू मेजर किया। डिटेक्टर मान लो ये डिटेक्टर है, ठीक है, जिसको मैं इसके अंदर डी लिख रही हूँ। क्या किया जर्मन डाइविसन ने, सिर्फ इतनी चीज की, किसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ली, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन अगर आपको नहीं आती तो एक बार आप अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या था कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देना। अब इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पुंज आ रहा था उसको नैरो करने के लिए ताकि वो क्रिस्टल पे टकरा सके, इसलिए दो स्लिट्स लगा दिए, एक S1 और एक S2। जैसे ही क्रिस्टल से टकराएगा तो क्या होगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा या परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होने के बाद ये मान लीजिए इस डिटेक्टर पे आएगा। और डिटेक्टर कैसा है कि वो क्या कर सकता है, डिटेक्टर ऐसा लिया हुआ है कि वो इस सर्कुलर मतलब इस गोलाई में घूम सकता है, ठीक है, डिटेक्टर घूमता रहेगा क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये किस एंगल से इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है और ये कहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है, कहीं पे भी स्कैटर हो सकता है ना, इसीलिए डिटेक्टर को कैसा लिया कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है, घूम सकता है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। अब देखो मान लिया कि ये जो स्कैटरिंग एंगल है वो है थीटा, ठीक है, या आप फाई ले लो, कुछ भी ले लो, अगर अपने थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। और निकल क्रिस्टल के लिए फिक्स है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, देखो निकल के अंदर क्रिस्टल का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सारी जगह पे यहाँ पे निकल एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, निकल के परमाणु होते हैं। अब ये जो दो लेयर है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये प्रैक्टिकली ये फिक्स होती है इसके बीच की डिस्टेंस। अगर निकल क्रिस्टल कितना भी साइज बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो निकल के लिए इस डी की वैल्यू फिक्स है। अब जर्मन डाइविसन ने क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, इलेक्ट्रॉन क्या एक तरंग की तरह भी बिहेव करेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए ना। लैम्डा जहाँ वेवलेंथ p संवेग होता है, तो निकल इलेक्ट्रॉन गन से जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मिला वो निकल क्रिस्टल पे टकराया, थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो गया और डिटेक्टर डी में क्या गया, वो डिटेक्ट होने शुरू हुए। जैसे जर्मन डाइविसन ने क्या देखा, जैसे वो डिटेक्टर डी में पहुंच रहे हैं तो देखा गया एक तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमें करंट मिल रहा है, आई करंट, इसको मैं स्मॉल आई लिखती हूँ, ठीक है, स्मॉल आई करंट मिल रहा है। और दूसरा क्या मिला, कैपिटल आई इंटेंसिटी भी मिल रही है। ये डिटेक्टर से प्रोड्यूस हुआ। आपके एक डिटेक्टर भी चैप्टर लगेगा तब आपको पता चलेगा कि डिटेक्टर कैसे कैसे चीजों को डिटेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए इतना याद करो कि डिटेक्टर से क्या, डिटेक्टर का काम क्या, चीजों को डिटेक्ट करना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर आते हैं तो क्या पता चलता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट और दूसरा इंटेंसिटी मिल रही है। अगर इंटेंसिटी मिल रही है तो मतलब वेव नेचर को शो कर रहा है, जिसके लिए इसने क्या लगाया, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन अपने को क्या पता है कितनी होती है, 2d साइन थीटा, एक मिनट, इसको हम क्या ले लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फाई ले लेते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल को मैं फाई ले लेती हूँ। 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, ठीक है। ये ब्रैग्स इक्वेशन हमें पता है,
जहाँ n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। अपने को d तो पता है क्या चीज है, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लैंस होता है, कि जिस जैसे ग्लैंस एंगल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, इन सारे को इरेज करते हैं। देखो ग्लैंस एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक निकल क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्या है, निकल क्रिस्टल, और निकल क्रिस्टल के लिए पता है जो डी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.91 एंगस्ट्रॉम। सब जगह पे डी की वैल्यू सेम होगी, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, निकल एटम, ठीक है। एंगल ऑफ ग्लैंस क्या होता है, जहाँ पे वो थीटा एंगल जो अपने देखते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन अगर आपने सोल्व किया आपको पता चलेगा कि थीटा क्या होता है, इसीलिए मैंने इस एंगल को फाई में चेंज किया, ठीक है। फाई क्या, प्रकीर्णन कोण है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से प्रकीर्णित हुआ। सर्कुलर पाथ पे क्यों लिया डिटेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो सारे के सारे बीम को इस डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले, इसीलिए इसका सर्कुलर पाथ लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल पे डिटेक्टर मूव कर सकता है, यानी कि वृत्ताकार स्केल पर, ठीक है। अब निकल क्रिस्टल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम, और ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगा, स्कैटर्ड हुआ निकल क्रिस्टल से, यही हो रहा है, ये इंसिडेंट स्कैटर्ड, सेम। अगर इंसिडेंट स्कैटर्ड, स्कैटरिंग एंगल कितना है, 5, और ये क्या होता है, ये वाले एंगल होते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, जिसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है, ये होता है थीटा। तो ब्रैग्स इक्वेशन में जो 2d sin थीटा आता है ना, वो एंगल ऑफ ग्लांस आता है। आपने मैंने थीटा इसलिए चेंज किया क्योंकि हम ब्रैग्स इक्वेशन ज्यादातर में ऐसे ही याद रखते, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, इसीलिए मैंने एंगल्स को चेंज किया। और अगर आपको स्कैटरिंग एंगल को थीटा रखना, ग्लांस एंगल को फाई बनाना, तो यहाँ पे 2d sin फाई हो जाएगा, इतना सा चेंज आएगा, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि हमें याद इस तरीके से रहता है, इसीलिए इसको फाई लिया मैंने, ठीक है। तो एंगल ऑफ ग्लांस कैसे निकलेगा, अब जर्मन डेविसन ने क्या किया था कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन गन में चेंज हो सकते, उसने क्या देखा कि अलग अलग एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिल रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे उस टाइम क्या लिया, वोल्टेज को वेरी किया, 40 वोल्ट से ऑलमोस्ट 70 वोल्ट तक रखा, और फाई जो एंगल थे उस टाइम हमें अलग अलग मिल रहे थे, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन बीम, तो फाई एंगल भी डिफरेंट एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो जो जर्मन डेविसन ने देखा कि ना हर एक एंगल पे इंटेंसिटी और करंट की वैल्यू कुछ अलग थी, लेकिन एक स्पेशल एंगल जब लिया, वोल्टेज को रखा 54 वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, ठीक है, और फाई को जब रखा 50 डिग्री, यानी कि प्रकीर्णन कोण कितना किया, 50 डिग्री, और जो वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन गन पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको जब 54 वोल्ट रखा था, उसने पता है क्या देखा कि डिटेक्टर में हमें जो वेव्स मिल रही है ना, वो कुछ ऐसी मिल रही हैं। उसने देखा कि जो डिटेक्टर के अंदर वेव्स मिल रही हैं, वो कुछ ऐसी वेव्स थी, ठीक है। तो ये हमारी वेव कब आती है, विवर्तन पे आती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऐसा मिलता है ना। तो जब वेव ऐसी मिली ना 54 डिग्री पे, सॉरी 50 डिग्री एंगल पे, और 54 डिग्री जो 54 वोल्टेज जब रखी, तब हमें वेव ऐसी मिली थी इंसिडेंट वोल्टेज के कारण, एट फाई एंगल, एट फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, और वोल्टेज इज इक्वल टू 54 डिग्री। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव 54 वोल्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये किया था, अलग अलग एंगल पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो पता चला कि एक स्पेशल एंगल फाई इज इक्वल टू 50 और 54 वोल्ट पे हमें ऐसा पैटर्न दे रहे थे इलेक्ट्रॉन जो डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हुए थे। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको बोलते हैं कितने, केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये क्या होते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, ऐसा मिलता है ना अपने को। तो ये पैटर्न कैसा मिला था, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो 54 डिग्री पे, सॉरी 50 डिग्री पे जब ये ऐसा पैटर्न मिला ना इलेक्ट्रॉन बीम के कारण, तब जाके ये माना गया कि ये तो एक विवर्तन का मतलब विवर्तन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। और विवर्तन मैंने आपको कल वाले पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सब कौन दर्शाती है, तरंगें तो दर्शाती हैं। तो इससे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरंग की तरह भी बिहेव कर रहा है। कैसा इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या दिखाया था, जो प्रैक्टिकल देखा था 50 डिग्री और 54 वोल्ट पे एक विवर्तन का पैटर्न मिला था, जो हमारे लिए क्या था,
इलेक्ट्रॉन की तरंग की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा था। इसी से डी ब्रोगली का जस्टिफिकेशन हुआ था कि हाँ, डी ब्रोगली ने बोला था कि कण की द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो सेम इलेक्ट्रॉन ने भी शो किया, इलेक्ट्रॉन कण है ये तो हमें पता ही है, और तरंग का यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न देके उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि हाँ वो एक तरंग का भी रूप है। ठीक है, तो आगे इसको तो देखो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना निकल क्रिस्टल का। ये निकल क्रिस्टल, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, फिर प्रकिरणित इलेक्ट्रॉन बीम, ये एंगल कितना था फाई जो अपने प्रकीर्णन कोण लिया, ये एंगल फाई प्रकीर्णन कोण वही मैंने वहां पे बनाया, और थीटा एंगल ऑफ ग्लैंस होते हैं। तो ये हमारा थीटा एंगल और ये थीटा एंगल। तो ये प्रैक्टिकल हुआ किस पे था, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे हुआ था। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल भी एकदम स्ट्रेट नहीं आया, ये टोटल एंगल कितना है फाई, और प्रैक्टिकल किस पे परफॉर्म हुआ, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, इतना वाला एंगल 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा आधा, फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री। और देखो अगर ये फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री, अपने को क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, क्योंकि हमारे पास ब्रैग की समीकरण क्या है, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। जैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला था, डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ही ऐसा मिलता है। ठीक है, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपको डिफ्रैक्शन नहीं पता तो एक बार वो देखो आप अपनी बुक्स में। तो देखो थीटा एंगल चाहिए, थीटा एंगल के लिए पता नहीं अपने को कितने, अपने को इतना पता है कि अगर ये एक नॉर्मल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है और इतना एंगल कितना है 25 डिग्री है, तो इतना निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस 5/2। 5/2 क्यों किया, टोटल ये 5 था, तो इतना कितना हो जाएगा 5/2 के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50/2 यानी कि 90 माइनस 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 65 डिग्री। तो इसी चीज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन वेव्स के लिए होती है, तो डी की वैल्यू तुम्हें पता है निकल क्रिस्टल के लिए फिक्स थी, कितनी थी डी की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू पीछे हम ले चुके हैं 0.91 एंगस्ट्रॉम, जो प्रैक्टिकल इतनी आती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 65 डिग्री। साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू लैम्डा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एन इज इक्वल टू 1 लिया। हमें क्या निकालनी है वेवलेंथ। तो 2 इंटू जब इस सारे को आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब इस चीज को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब देखो हमारे पास हमने किसका जस्टिफिकेशन करना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, और हमारे पास हमें पता है कि डी ब्रोगली विकल्पना है कितनी है, हमने किया था ना एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m e इंटू वी, और v यहाँ पे क्या होती है वोल्टेज। और अपनों ने क्या देखा कि ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा था किस पे हो रहा था 54 वोल्ट पे, और 50 डिग्री एंगल पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, परिवर्तन का पैटर्न मिल रहा था, है ना। तो इसी की वैल्यूज यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो यहाँ से लैम्डा, अगर ये वाली लैम्डा की वैल्यू जो प्रैक्टिकली आई और दूसरा डी ब्रोगली ने जो लैम्डा की वैल्यू दी, अगर वो दोनों मैच होते तो मतलब जस्टिफिकेशन हो रहा है ना। एक तो जस्टिफिकेशन कैसे हुआ कि डिफ्रैक्शन पैटर्न दे दिया जो उसकी तरंग की प्रकृति को दर्शाई रहा है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को ही मैच कर दें तो मतलब सत्यापन हो गया ना डी ब्रोगली का। तो यहाँ पे जैसे इनकी वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड रूट 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और वोल्टेज कितनी रखी है स्पेशल वोल्टेज, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था 54 वोल्ट, और एंगल कितना था 50 वोल्ट। और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है उसको सोल्व करने पर वो आती है 1.66
एंगस्ट्रॉम और ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं। इसीलिए जर्मर डेविसन के प्रयोग को क्या बोला, डी ब्रोगली का जो प्रयोग है उसका जस्टिफिकेशन बोला, मतलब डी ब्रोगली का सत्यापन बोला। तो जर्मर डेविसन ने क्या किया, एक बार फिर से अपने देख लेते हैं। तो जर्मर डेविसन ने इतना ही किया था कि एक इलेक्ट्रॉन गन ली, उसको क्या किया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए स्लिट्स लगा दी, 2 स्लिट लगा के जैसे वो निकल क्रिस्टल पे टकराएगा, निकल क्रिस्टल के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एंगल, फाई कितना था, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अलग अलग जब फाई की वैल्यू अलग अलग रखी, वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं, तो 54 वोल्ट और फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री पे हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का कैसा पैटर्न मिला, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, विवर्तन पैटर्न मिला, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरंग की शो कर सकती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के तरंग की एग्जिस्टेंस की जो हमें एक मतलब क्लियरिटी मिली कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह भी मोशन कर रहा है। और कैसे हमने क्या लिया, ब्रैग्स इक्वेशन लगाएंगे वेव्स के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1 रखा और हमें थीटा एंगल ऑफ ग्लांस चाहिए थी, तो कैसे आएगी, तो फाई हमें पता है कि स्कैटरिंग एंगल जो थी, जो हमने जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट में फाई एंगल बनाया था उसकी वैल्यू 50 डिग्री पे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था। तो फाई को आधा आधा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ये 90 डिग्री में से थीटा निकालना, तो 50/2 किया तो 25 65 आ गया, और यहाँ से वो वैल्यूज पुट की, लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी, और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस में पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल तो इसने दिया था डी ब्रोगली ने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p को सॉल्व करके ऐसा कुछ आया था। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज भी मैच कर रही है, तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली है, ठीक है। और जो डी ब्रोगली ने एक जेपी थॉम्सन इफेक्ट दिया था, वैसे तो ये एग्जाम में आता नहीं है, और आता है तो डायरेक्टली सीधा सीधा एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आएगा, डी ब्रोगली अभी कल्पना को लिखते हुए जर्मर डेविसन प्रयोग को समझाइए, तो एक जेपी थॉम्सन और एक इंटरफेरेंस पे, वो दोनों आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी बता दें तो जेपी थॉम्सन ने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन बीम लिया और उसने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉइल ले ली, गोल्ड का यानी कि एक स्वर्ण ले लिया, सोने का मतलब क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, जिसको मैं लिख लेती हूँ गोल्ड क्रिस्टल, ठीक है, या मतलब उसने सोने का एक पीस ले लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा इस होल से, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होने लगेगा, और जैसे ही किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका जो पैटर्न लिया था, तो और इसको क्या किया जेपी थॉम्सन ने, इस पैटर्न को जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया, तो वो अपने को क्या मिला, एक तरीके से मान लो फोटोग्राफिक प्लेट है तो उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, तो ये भी एक तरीके से, अब डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन शो करता है, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, ठीक है, विवर्तन कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ तरंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम जो उसको पहले से ही पता था कि कण है, कण जैसे ही इस गोल्ड क्रिस्टल से टकराए और ट्रांसमिट हुए, पारगमित हुए, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, मतलब कण से तरंग की प्रकृति जैसे कुछ नेचर मिल रहा है, तो मतलब यही डी ब्रोगली ने बोला था कि एक गतिशील कण, गतिशील द्रव्य कण, कम द्रव्यमान वाला ही कण है इलेक्ट्रॉन, तो गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध क्या होती है, तरंग हो रही है, कैसे तरंग हो रही है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से वो प्रूफ होता है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें इंटरफेरेंस के केस में भी मिला था, जिसमें क्या हुआ था, सेम कंडीशन थी उसके अंदर भी, कि एक इलेक्ट्रॉन बीम ले लिया, इलेक्ट्रॉन बीम जैसे किसी क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो हमें क्या मिल रहा, इंटरफेरेंस का पैटर्न मिल रहा था, व्यतिकरण का पैटर्न मिल रहा था, ठीक है, व्यतिकरण का पैटर्न मिल रहा था। तो ये वाले 2 एक्सपेरिमेंट ये आते नहीं, अगर आएगा तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जर्मर डेविसन आएगा, तो ठीक है, इनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ हमें नॉलेज के लिए इन सब चीजों को भी जानना जरूरी है। तो डी ब्रोगली का इतना हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या होता है, डी ब्रोगली क्यों आया था, क्योंकि डुअल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ हो गई थी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। तो डी ब्रोगली ने क्या चीज प्रूफ किया कि कण की भी द्वैत प्रकृति होगी, तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव किया था, ठीक है, तो ये डी ब्रोगली ने प्रूफ किया था। डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकल वैल्यूज दी, और प्रूफ कैसे हुआ, जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट से हुआ था। उसके बाद आया हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग इसी चीज के कारण आया था, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला कि एक मैटर पार्टिकल्स होंगे,
और इन मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, एक मैटर वेव होगी, है ना। मैटर पार्टिकल से ही एसोसिएटेड एक वेव हो रही थी, तो उसी के बेस पे आया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई कण गतिशील है और गतिशील कण से संबंध, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि क्या होगी, एक द्रव्य तरंग, है ना। ये चीजें हम कर चुके हैं। तो गतिशील कण, डी ब्रोगली ने क्या बोला, गतिशील कण से संबंध एक द्रव्य कण है। तो अगर कण ही गतिशील है, उससे संबंध एक द्रव्य तरंग है, तो उसने क्या बोला कि अगर हम उस गतिशील कण की स्थिति को निकालना हो, यानी कि स्थिति होगी x और उसका मोमेंटम होगा p, क्योंकि गतिशील है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, p इज इक्वल्स टू mv से, और v यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तब होती है किसी पार्टिकल के पास जब वो गतिशील हो, है ना। तो गतिशील कण के किसी एक फिक्स टाइम पे, पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम पे, यानी कि t टाइम पे, ठीक है, तो उस गतिशील कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एक्यूरेटली हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ये डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर स्थिति में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता, वो डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 होता है, जहाँ एच कट क्या होता है, जिसको एच कट या एच बार कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सिमिलरली h कट की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये h कट बाई 2 क्यों आया, ये h कट बाई 2 भी जो भी जितनी भी अनिश्चितता उसको मेजर करके एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी गई है कि इसकी जो वैल्यू आएगी h कट अपॉन 2 से हमेशा ज्यादा या बराबर आएगी। अनिश्चितता कभी भी h कट बाय 2 के कम नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा या बराबर आ सकती है, कम नहीं आ सकती। अब देखो ये जो अनिश्चितता है ना, जो हाइजेनबर्ग ने निकाली, हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। वैसे ये जो अनिश्चितता है किसी भी जिन इंस्ट्रूमेंट से हम इनको मेजर कर रहे हैं, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्थिति में परिवर्तन को निकाल रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम संवेग को निकाल रहे हैं, उन जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है या apparatus है, उनके कारण ये अनिश्चितता कभी भी नहीं आती है। apparatus हमारा चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी नया या कितना भी अच्छी टेक्निक वाला क्यों ना, ये अनिश्चितता हमेशा आएगी आएगी। इसका रीजन क्या है कि एक द्रव्य कण, और वो भी कैसा हो, गतिशील, तो उस गतिशील कण के साथ जो द्रव्य तरंगे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्य तरंगे, इन द्रव्य तरंग यानी तरंग प्रकृति के कारण ऐसा हो रहा है कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ा, किसी टाइम टी पे इसकी पोजीशन को निकालना ना, ये मूविंग है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गतिशील है, गतिशील कर रहा है। तो जैसे इस टाइम पे अगर इसकी पोजीशन को निकालो ना, पोजीशन निकालते निकालते इसकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो गतिशील है, और गतिशील कण की स्थिति चेंज होने के साथ साथ एक तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, और दूसरा एक चीज को हम सही मेजर करने की ट्राई करें, डेल्टा एक्स को मैं एकदम सही मेजर करूं तो उसका मोमेंटम एकदम से चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गतिशील है। और अगर हम करें कि मोमेंटम हमें एक्यूरेट चाहिए तो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये गतिशील और गतिशील कण से संबंधित एक तरंग है। तो उसने क्या बोला डी ब्रोगली ने कि अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो करना शुरू चाहूँ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से क्या आता है कि अगर स्थिति में अनिश्चितता को जीरो करें तो मोमेंटम में अनिश्चितता इन्फिनिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर संवेग को अनिश्चितता जीरो कर दूं तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब दोनों चीजों को एक साथ एक ही टाइम पे, मतलब समक्षणिक एक साथ एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि मतलब स्थिति में और संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न होगी ही होगी, जो हमेशा h कट बाय 2 के इक्वल होगी। किसी अपैरेटस के कारण नहीं होगी जिनसे हम मेजर कर रहे हैं। ये मेजर होने का रीजन क्या है कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस ही इसका रीजन है, जिसने ये बताया था कि द्रव्य कण जो गतिशील उससे संबंध एक तरंग होगी। तो ये डी ब्रोगली, और उसने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने साथ में एक चीज और बताई कि देखो डेल्टा एक्स जो हम पढ़ चुके हैं, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2, वेयर h कट इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई होता है, जिसको h कट या h बार बोल सकते हैं। और उसने क्या बोला कि ये जो अनिश्चितता है उस हर एक चीज के बराबर होगी। हमें पता है h कट की कितनी होती है डायमेंशन या जो भी यूनिट
जूल इंटू सेकेंड होती है। तो इसने बोला ये हर उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी जिसकी जो डायमेंशन होगी वो जूल इंटू सेकेंड होगी अनिश्चितता की। तो सिमिलर ये चीज़ आती है एनर्जी और टाइम के लिए, और सिमिलरली ये चीज़ आती है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, जहाँ एल क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, और थीटा क्या होता है कोणीय विस्थापन, और एनर्जी और ये टाइम। अब देखो एनर्जी और टाइम के लिए ये चीज कैसे आई, अपने इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अपने को पता है कि एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। गतिज ऊर्जा इतनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ वी क्या होता है वेग होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ डेल्टा ए से, डिफरेंशिएशन को मैं डिनोट कर रही हूँ, तो देखो डिफरेंशिएशन 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 और एम कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आ जाएंगे, 1/2 एम डेल्टा वी स्क्वायर करूँ तो अपने को पता है कि वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2v इंटू डेल्टा वी, है ना। 2 to 2 कैंसिल, तो डेल्टा ई कितना आ रहा है, या इसको अनिश्चितता भी आप बोल सकते हो, डेल्टा ई कितनी आती है m इंटू वी इंटू डेल्टा वी, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ वी एम डॉट डेल्टा वी, तो ये क्या बन गया हमें पता है संवेग p इज इक्वल्स टू एम वी, है ना। डेल्टा p इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी के इक्वल आएगा, तो यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी v इंटू डेल्टा पी। और अपने को पता है कि अगर ये एक वेग है v, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अगर इसको भी मैं डेल्टा की फॉर्म में लिखूं, मतलब वेग में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर आ सकती है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, इनटू डेल्टा पी। इधर लिखते हैं इसको, बाकी को ऊपर। तो देखो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, अगर इस डेल्टा टी को उधर ले लूँ इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, और हमने को पता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 है तो सेम केस इसके लिए होगा। तो सेम केस डेल्टा ई के लिए होगा, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। ये प्रूफ भी हो गया ना कैसे डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट बाय 2 होता है। तो इतना तक तो हमने एक बार हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल देखा कि वो क्या होता है कि संवेग में किसी एक समय पर एक पर्टिकुलर टाइम पर स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का मान जो होता है एच कट बाय 2 से अधिक या बराबर आता है। ये कभी भी कम नहीं आ सकता, हमेशा ज़्यादा या बराबर आएगा। और सेम कंडीशन उन सब के लिए भी जिनकी डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन की डायमेंशन या जो भी मतलब यूनिट है वो जूल इंटू सेकेंड के इक्वल होगा। तो सेम एनर्जी और टाइम के लिए मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।